बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। 28 अप्रैल 2022 को नैब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था फराह खान साहिबा के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं बादियुल नज़र में और तकरीबन 84 करोड़ 70 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है उनके अकाउंट्स में पिछले 3 साल में, जो कि उनकी अकाउंट प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करती। उसके अलावा उनके कुछ बैरून मुल्क दौरों का जिक्र था और उन्होंने कहा था कि उनकी जो दौलत है उसमें इजाफा हुआ है। तो इस हवाले से एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है चेयरमैन नैब के हुक्म से। लेकिन इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो क्या कहा था फराह खान के हवाले से? ये इमरान साहब कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर होते हुए कि मेरे खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, मेरी अहलिया के खिलाफ होगी, उनकी दोस्त फराह खान के खिलाफ होगी। और तब तक ये स्टोरी सामने नहीं आई थी फराह खान की असासों में 4 गुना इजाफे के हवाले से या जो प्रॉपर्टीज़ उनकी बाद में निकली हैं उसके हवाले से। लेकिन मरियम नवाज ने क्या कहा हाल ही में फराह खान के हवाले से? ये फराह खान यानी कि इमरान खान, रिंग रोड मंसूबा सुना है ना, उसके ऐलान से 1 हफ्ता पहले इमरान खान ने बता दिया था कि रिंग रोड मंसूबे का ऐलान होने वाला है। अगर ये जमीन तुम अब खरीदोगी तो ऐलान से पहले सस्ती मिलेगी और बाद में बेचोगी तो अरबों की जमीन हो जाएगी। तो ये मरियम नवाज कह रही थी फराह खान के हवाले से। और हाल ही में फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वजीर इत्तला थे, उनसे फराह खान के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन फराह खान? ये क्या सवाल? के हवाले से जो सवाल हुआ, क्या सवाल पूछा गया था, ये कौन है? हमें क्या पता। सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज हुकूमत में है उनके खिलाफ एविडेंस है, वो केस करें। केस क्यों नहीं कर रही? अगर वो उनके ऊपर एविडेंस है तो वो किधर है, वो केसेस किधर है, उनको लेके आए। हमें क्या पता। तो अब कह रहे थे फवाद चौधरी साहब कि हमें क्या पता कि फराह खान कौन है। जब फराह खान साहिबा के हवाले से स्टोरी सामने आई कि एक प्रॉपर्टी 200 केनाल 6 मरले के करीब उनके नाम पे एक बिजनेस टाइकून ने की, उसकी क्या वजूहात थी, वो क्या ट्रांजैक्शन थी, क्या वो डोनेशन थी या वो किसी और मद में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई थी। फिर उस हवाले से ऑलरेडी मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ कि वो कहा मलिक रियाज साहब ने कि जी वो यूनिवर्सिटी के लिए हमने दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए जो जगह दी थी वो तो 2 साल पहले ही वो डोनेट कर चुके हुए थे। तो ये उनकी स्टेटमेंट मैच नहीं करती है जो रिकॉर्ड है उसके साथ, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को जगह ऑलरेडी डोनेट हो चुकी थी 2 साल पहले, तो 2 साल बाद दोबारा यूनिवर्सिटी के लिए जगह तो फराह खान साहिबा को नहीं दी जा सकती थी। उसके बाद रिंग रोड के हवाले से जो मरियम नवाज का भी स्टेटमेंट था कि 200 केनाल जगह उन्होंने रिंग रोड का ऐलान होने से ठीक 1 हफ्ता पहले खरीदी और बाद में जब वो स्कैंडल सामने आया तो 2 करोड़ 60 लाख की जो जगह खरीदी थी वो तकरीबन 1 अरब रुपए में बेची। फिर नैब का जो नोटिस है उसमें 84 करोड़ 70 लाख रुपए का जिक्र है। उनके गांव में पिछले 3 साढ़े 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 18 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए गए। मेरे ख्याल में जो मुल्क की शायद तारीख में सबसे ज़्यादा किसी गांव में हो, या फिर रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, कम से कम इस दौरे हुकूमत में और किसी एक गांव में इतने फंड्स फराहम नहीं किए गए। अब फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे कि हमें क्या पता कि फराह खान कौन है, तो देखते हैं कि फराह खान साहिबा कौन है। फराह खान साहिबा वो है जिनके घर पे इमरान खान साहब का 2018 में निकाह हुआ था बुशरा बीबी के साथ। और 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान साहब वजारत उस्मा के ओहदे का हलफ लेने के लिए गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर की हलफ बर्दारी की तकरीब में बुशरा बीबी के साथ जो खातून ऐवान सदर में VIP गेट से दाखिल हुई थी, मैं आपको फुल स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब दिखाएगा, वो फराह खान थी। ये हैं फराह खान जो खातून अव्वल जब प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेने के लिए इमरान खान साहब ऐवान सदर गए थे तो उनके साथ उनके हमरा वहाँ पर मौजूद थी फराह खान राइट फ्रॉम दी डे 1। उसके बाद अगर आगे चलें तो 9 मार्च 2019 को बुशरा बीबी जो है उन्होंने गुलाब देवी अस्पताल लाहौर का दौरा किया और वहाँ पर भी फराह खान उनके हमरा थी। ये भी आप फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब बुशरा बीबी मार्च 2019 में गुलाब देवी अस्पताल लाहौर का दौरा कर रही हैं तो फराह खान साहिबा उनके साथ वहाँ पर भी मौजूद हैं। उसके बाद मई 2021 में दाता दरबार में पनाहगाह का दौरा किया उस वक्त की खातून अव्वल ने, तो वहाँ पर भी फराह खान साहिबा उनके साथ मौजूद थी। इसकी फुटेज भी मौजूद है और मीडिया में महफूज है। ये आप देख सकते हैं पनाहगाह दाता दरबार का जब दौरा किया उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा ने, तो फराह खान साहिबा वहाँ पर भी उनके हमरा मौजूद थी।
फिर 29 मई 2021 को शेख अबुल हसन शाजली सूफीज़म रिसर्च सेंटर का दौरा किया उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा बीबी ने, और वहां पर भी फराह खान साहिबा उनके साथ मौजूद थी। और ये उस दिन की फुटेज है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये 29 मई 2021 की फुटेज है। शेख अबुल हसन शाजली सूफीज़म रिसर्च सेंटर का दौरा था और वहाँ पे फराह खान साहिबा साथ थी। फिर 15 सितंबर 2021 को मेंटल हॉस्पिटल लाहौर का दौरा किया था उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा बीबी ने। उस दौरे में भी फराह खान साहिबा उनके साथ मौजूद थी और इसकी फुटेज भी मौजूद है और आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि जब मेंटल हॉस्पिटल लाहौर का दौरा खातून अव्वल बुशरा बीबी ने किया था तो फराह खान साहिबा वहाँ पर मौजूद थी। और अगर अभी भी फवाद चौधरी साहब को याद नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी इंसान को शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर हो जाता है और याद नहीं रहता, तो हम याद करा देते हैं कि 16 फरवरी 2021 को डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने फराह खान साहिबा का जिक्र किया था। और किन अल्फाज में जिक्र किया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्वीट में डॉक्टर शहबाज गिल फरमाते हैं, ट्वीट भी स्क्रीन पर दिखाइएगा, कि सेनेट में पंजाब से खवातीन की इकलौती नशिस्त पर पीटीआई डॉक्टर जरका को पहली टिकट जारी कर चुकी है। फराह बीबी पीटीआई का हिस्सा है। ये डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं कि फराह बीबी पीटीआई का हिस्सा है, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव हैं। उन्होंने सेनेट के लिए कागजात जमा करवाए हैं, जो उनका हक है। वो पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार है। तनकीद से पहले हकायक जानकर दुरुस्त खबर दें। यानी कि इस ट्वीट में जो 16 फरवरी 2021 को डॉक्टर शहबाज गिल ने किया, वो ये कह रहे हैं कि फराह बीबी पीटीआई का हिस्सा है। यहाँ पर बात सिर्फ सहेली की नहीं है या उनके साथ जाती नौयत के ताल्लुकात उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा बीबी के नहीं है। ये डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट है कि फराह बीबी पीटीआई का हिस्सा है, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव है। उन्होंने सेनेट के लिए कागजात जमा करवाए हैं, जो उनका हक है। वो पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार हैं। तनकीद से पहले हकायक जानकर दुरुस्त खबर दें। और फिर मजीद वो कहते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस करती खवातीन को आगे आने का मौका देना चाहिए, ना कि इन पर बेजा तनकीद करनी चाहिए। पार्टी के हर ओहदेदार और मेंबर का हक है कि वो कागजात जमा करवाए। इसमें खातून अव्वल पर तनकीद करना और उनको बेजा इस मामले में लाना दुरुस्त नहीं है। ये डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट है फराह खान के हवाले से। तो ये है जी सूरत हाल कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब पता लग रहा है कि फराह खान साहिबा के हवाले से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कुछ स्कैंडल्स ऐसे आ रहे हैं कि कैसे उनकी दौलत में इजाफा हो गया, कैसे उनके सासों में इजाफा हो गया, कैसे प्रॉपर्टीज़ उनके नाम हो गई, कैसे 84 करोड़ 70 लाख की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में हो गई, कैसे उनके गांव में 3 सालों में 18 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए गए। तो फिर इतना आसान तो नहीं है कि फवाद चौधरी साहब कह दें कि ये कैसा सवाल है और हमें क्या पता कि फराह खान कौन है। पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो फुटेज मौजूद है। फराह खान साहिबा खातून अव्वल को हर जगह पे शेडो करती थी। और उसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फराह खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और फराह खान के चौधरी इकबाल गुजर साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फराह खान साहिबा के असासों में जो इजाफा हुआ है, जिस तरह से खबरें सामने आई हैं, जो नैब का नोटिस है, जो प्रॉपर्टीज़ की खबरें सामने, जो अकाउंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन सामने आई हैं, उस हवाले से आपके पास क्या कोई मालूमात हैं? जब पीटीआई की नई हुकूमत आई है ना, उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरांवाला में कह तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा, उसकी कापी भिजवा दूंगा। तो मैंने साफ साफ कहा था कि इस खातून से मेरा कोई तल्लक नहीं है, ना मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया हैसियत बहू के, ना मेरा कोई तल्लक है। ये शादी अगर मेरे बेटे ने की है तो मेरी मर्जी के खिलाफ की है। मैं अपनी मेरी बहू पहले बच्चों के साथ हूँ और सारी जिंदगी उनके साथ रहूँगा। मुझे बड़े वो अजीज है और जो पहली हमारी बहू है हमारी बहुत करीबी रिश्तेदार है। ये मैं पहले ही कह दिया था। अब भी मैं सारे टीवी चैनल के ऊपर, जियो के ऊपर और न्यू के ऊपर, सभी के ऊपर एक मुख्तसर बयान मेरा दिया है कि मेरा उस खातून के साथ कोई तल्लक नहीं है, ना कभी हमारी फैमिली में उसका आना जाना है, ना कभी हमने फैमिली में उसको बुलाया है, ना कभी एक्सेप्ट किया। मेरे बेटे हैं और सारे बच्चे उनसे कोई तल्लक नहीं है उसका। वो मेरे बेटे की गलती कह लें, जो भी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अपना है मामला में उसने ना कभी दखल दिया है, ना मेरे से कोई तल्लक है। ये है बैरिस्टर साहब। आप ये फरमा रहे हैं कि आपका जी
आप ये फरमा रहे हैं कि आपने उनको कभी ओन नहीं किया या आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जब से आपके बेटे ने उनसे निकाह किया, शादी की, उसके बाद से आपकी कभी उनसे कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई फराह खान साहिबा से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। किसी हमारी फैमिली में आना जाना फंक्शन में बिल्कुल ना ही मेरे दूसरे बेटों से ना मेरी पहली बहू से कोई ताल्लुक वास्ता। ये कितना अर्सा पहले शादी हुई थी एहसन जमील गुजर साहब की फराह खान साहिबा से? ये तो काफी अरसा हो गया, हमने भी ऐसे लोगों से सुना। और बुशरा बीवी और फराह खान साहिबा की जो मुलाकात थी वो आपके बेटे एहसन जमील गुज्जर के तवस्सुत से हुई थी या पहले से दोनों एक दूसरे को जानती थी और एक दूसरे की सहेलियां थी? वैसे साहब मैं बिल्कुल इस मामले में ना कोई दिलचस्पी, ना कोई वाकफियत, ना कोई तफसीलात, बिल्कुल इसमें ना मैं कभी उलझा ही नहीं। मेरे पहले जो है पोते पोतियां, मेरी बहू, उनसे मेरा बड़ा मिलना जुलना बिल्कुल मेरे बहुत ही मुझे अजीज है, बस उनसे मेरा ताल्लुक। लेकिन आपके बेटे के हवाले से भी एक निजी टेलीविजन शो में कहा गया कि उन्होंने 33 करोड़ की एमनेस्टी स्कीम ली है। तो अगर फराह खान साहिबा से आपका बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, बेटे से तो था, आपने कहा कि बेटा आ जाता था, मिल लेता था, सलाम दुआ ले लेता था, तो बेटे के हवाले से कोई आपके पास मालूमात वगैरह कुछ नहीं कि जी उनके एहसासों में भी इजाफा कैसे हुआ? एमनेस्टी स्कीम का भी वो इकरार करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का भी वो इकरार करते हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो डोनेशन एक बिजनेस टाइकून की तरफ से गई उस पर भी उनका स्टेटमेंट आया। नहीं, मुझे इस मामले में बिल्कुल मैं बेखबर हूँ। मैं ना कभी बच्चे से कोई तफसीलात मांगी है इस चीज की, ना मेरा कोई तल्लक था, ना मैंने कभी पूछ। मुझे सिर्फ एक आखिरी सवाल है चॉइस साहब आपसे। जी आप बिल्कुल आप हर चीज के हवाले से आप कह रहे हैं कि आपका ताल्लुक नहीं, आपके इल्म में नहीं, आप जानते नहीं, आपने ओन नहीं किया, लेकिन क्या फराह खान साहिबा के हवाले से जो खबरें मीडिया में इस वक्त आ रही हैं कि उनके एहसासों में इजाफा हुआ है, 4 गुना इजाफा हुआ है, और दीगर भी सारी खबरें, आप हमें कुछ ये बता सकते हैं कि आपके बेटे एहसन जमील गुजर से शादी से पहले या बल्कि शादी को भी छोड़ देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले फराह खान साहिबा का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो किस हद तक था, अगर आपके पास कोई मालूमात हो इस हवाले से? कोई मैंने कभी ना तल्लक रखा है, ना मालूमात कभी ली है। मुझे उसके कोई पिछली बैकग्राउंड का भी नहीं पता कि किस खानदान से है, कहाँ से है। बहुत शुक्रिया चौधरी इकबाल गुजर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर श्रीलंका पे बात करेंगे कि किस तरह से श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया इंटरनेशनल लेवल पे, और पाकिस्तान जो है उसमें मईशत की क्या सूरत हाल है, और खुदा न खास्ता इस मईशत की जो सिमत है वो उसी तरफ तो नहीं है जिस तरह से श्रीलंकन इकॉनमी की थी। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं कुछ श्रीलंका की, क्योंकि मईशत पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और श्रीलंका का हमने हाल ही में देखा कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया, और श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट के पीछे जो वजूहात थी वो कुछ बहुत ऐसी हैं जिनकी कुछ ना कुछ मुमासलत या काफ़ी हद तक मुमासलत जो है आप पाकिस्तान के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इस वक्त जो श्रीलंका की सूरत हाल है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डॉलर जो है श्रीलंकन करेंसी के 350 रुपये तक जा चुका है। खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हो चुकी हैं। 24 में से 7 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं आती है। जब बिजली नहीं आती है तो मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हो जाता है। पूरा मुल्क तकरीबन एक तरह से जैम हो जाता है। जनरेटर्स वहाँ पे चल नहीं रहे हैं क्योंकि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, और पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। अब ये सिलसिला शुरू हुआ कहाँ से था? 23 फरवरी 2022 को कोलंबो पोर्ट पे ऑयल करियर आया था जिसमें 40,000 टन पेट्रोल था, और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो उसकी पेमेंट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो ऑयल टैंकर वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो उसके कुछ अरसे बाद 12 अप्रैल 2022 को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया कि जो बैरूनी कर्जा है, इंटरनेशनल डेट श्रीलंका के ऊपर तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब है, उसकी अदायगियां भी श्रीलंकन गवर्नमेंट मुअत्तल कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं थे, नंबर एक, कि जो पेट्रोल आया था बाहर से उसकी पेमेंट कर सके। तो जब पेट्रोल की पेमेंट नहीं कर सकते थे तो बैरूनी कर्जा जो 50,000 अरब डॉलर के करीब था उसकी पेमेंट करना था, तो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इस साल श्रीलंका ने जो पेमेंट करनी थी बैरूनी कर्जे की मद में वो 7 अरब डॉलर के करीब थी।
ज़र मुबादला बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम बैरूनी कर्जा पे ऑफ करें, उससे बेहतर है कि हम ये ज़र मुबादला इमरजेंसी अशिया के लिए महफूज कर कर रखें। तो उस वजह से वो फिर डिफ़ॉल्ट हो गया। अब ये जो डिफ़ॉल्ट हुआ है श्रीलंका का, इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या थी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं। पहली वजह कर्जों का हुजूम। श्रीलंका का जो कर्जे थे वो उनके जीडीपी के 119% थे, यानी कि अगर वो 100 रुपया कमा रहे थे तो वो 119 रुपए कर्ज ले रहे थे, और फिर कर्ज जो ले रहे थे वो वापस देने के लिए मजीद कर्जा उनको लेना पड़ता था। यानी कि कमाई अगर 100 रुपया, कर्जा आप 119 रुपए ले रहे हैं एक साल में, तो आपको कर्ज 19 रुपए वापस करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है। तो सबसे बड़ी वजह श्रीलंका के डिफॉल्ट की एक तो कर्जों का हुजूम था। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपको पता है। दूसरी वजह क्या थी? बजट और तजारती खसारा। एक्सपोर्ट्स कम थी, इंपोर्ट्स ज्यादा थी। तीसरी वजह यह थी कि तकरीबन 502 के करीब सफेद हाथी थे, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, जो कि खसारे में जा रहे थे, जहां पे भर्तियां हुई थी, जहां पे एम्प्लॉयमेंट थी, जहां पे तनख्वाहें जाती थी, लेकिन वो मुनाफा बख्श इदारे नहीं थे। हुकूमत के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ थे। चौथी वजह थी कि बैरूनी सरमायाकार जो थे वो श्रीलंका में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो श्रीलंकन ब्यूरोक्रेसी थी। सरमायाकारों को ये लगता था कि हम इतने पैसे श्रीलंका में अगर लेकर जा रहे हैं तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन ताखीरी हरबे, रिश्वत और मनफी रवैया श्रीलंकन ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो होता था, उसकी वजह से बैरूनी सरमायाकारों की हौसला शिकनी और उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया। और एक आखिरी वजह जो थी वो ये थी कि वहां पे लिटरेसी रेट तकरीबन 92% था, लेकिन उसके बावजूद जो स्किल्ड लेबर थी उसका फुकदान था वहां पे। तो ये 5 बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी का भट्टा बैठा और इस नहज को हालात पहुंच गए कि इवेंचुअली वो ऑयल की पेमेंट नहीं कर सके, इंटरनेशनल डेट की पेमेंट नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर गए। जब डिफॉल्ट कर गए, पेट्रोल वहां पे अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहां पे पैदा हो गया, जिसकी वजह से महंगाई भी हो गई, खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई, किल्लत भी हो गई, होर्डिंग भी होना शुरू हो गई। अब अगर हम अपने मुल्क पर आए, पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के कर्जों की सूरत हाल आपके सामने। इस वक्त जो इकोनॉमी पर कर्जा है, इंटरनेशनल डेट, वो तकरीबन 50,000 अरब है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह को है। अगर हम बात करें बरामदात की तो वो 23.7 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन दरामदात हमारी उससे ज़्यादा है, वो 53.8 अरब डॉलर के करीब है। करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो 13.2 बिलियन डॉलर पर है। बैरूनी सरमायाकारी में पिछले एक साल में 2% के करीब कमी हुई है, और 1.28 बिलियन डॉलर टोटल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। और मौजूदा साल का जो माली खसारा है वो 3,165 अरब रुपए है। तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। तो मईशत के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है इमरजेंसी के तौर पे कि खुदा ना खास्ता सिचुएशन उस नहज को ना पहुंच जाए जहां पे श्रीलंकन इकोनॉमी की पहुंची है। और मैं 2013 में जब श्रीलंका गया था तो हालात बहुत बेहतर थे वहाँ पे। श्रीलंकन्स बड़े खुश थे, अपनी हुकूमत की बड़ी तारीफ़ करते थे, अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बहुत तारीफ़ करते थे, और वहाँ पे टूरिज़म भी था, लोग भी आते थे। लेकिन उसके बाद एकदम जब सिचुएशन ख़राब हुई और वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल नहीं हुई तो वो पूरी मईशत बैठ गई। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? किसी भी इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है माहिर इक्तिसादियात शबर साहब ने। शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शबर साहब, ये बताइएगा कि जो सिचुएशन श्रीलंका में हुई है वो हमारे सामने है, जो महंगाई वहाँ पे है, जो डॉलर का जो रेट है उनकी लोकल करेंसी में 350 रुपए तक चला गया है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है, 24 घंटे में से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है, मोबाइल, इंटरनेट, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, पूरा मुल्क जैम हो जाता है, जनरेटर्स नहीं चल सकते, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल पंप्स पे लाइंस लगी हुई हैं। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी हौलनाक है। इस तरह की किसी भी किस्म की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हंगामी तौर पे पाकिस्तान को क्या इकदाम उठाने चाहिए? थैंक यू श्याम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है और बात समझदारी की है। देखिए, श्रीलंका में जो हालात हैं वो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें बहुत समझदारी से आगे बढ़ना है। श्रीलंका में जब हमें ये देखना पड़ेगा कि श्रीलंका में ये हालात क्यों आए। देखिए, महिंदा राजापक्से की जब गवर्नमेंट आई थी तो
तो उन्होंने राइट टाइम पर करेक्टिव मेजर नहीं लिए थे और वो 3-4 साल तक वो फैसले करते रहे जिसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मेजर लेते रहे, जिसमें एक टाइम ऐसा आ गया कि कंट्री को कोलैप्स करना पड़ा और वो कोलैप्स कर गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछली वाली गवर्नमेंट ने भी जाते हुए कुछ पॉपुलर फैसले किए थे और अब आने वाले भी पॉपुलर फैसले कर रहे हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सख्त फैसले कर सकें। तो हम खुदा ना खास्ता उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां श्रीलंका था। मगर पाकिस्तान की पोजीशन श्रीलंका से थोड़ी मुख्तलिफ इस तरह है कि पाकिस्तान में अभी 2023 जो है उसमें 2022 जो है इसमें तो हम अपने आप को संभाल लेंगे, मगर मुझे 2023 और 2024 में अगर हमने अपने तरीके सही नहीं किए और अपने 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 चादर में देखकर पैर नहीं फैलाए तो हम उस तरफ जा सकते हैं जहां श्रीलंका चला गया है। और वो मैं आपको बताता हूं, अगले सवाल करें कि हमें क्या करना है जो हम इस जगह पे नहीं जाएं। जी 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 फरमाइए जी, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए हमारा मसला ये है कि हम किसी भी तरीके से अपना इंपोर्ट का बिल कम नहीं कर पा रहे हैं और हमने इंपोर्ट का पाकिस्तान में अभी आप देखें तो पाकिस्तान में इंपोर्ट का बिल जो है, बुनियादी मसला श्रीलंका का भी यही हुआ कि वो डॉलर अकाउंट में डिफॉल्ट कर गए। हमारा मसला भी ये है कि हमारे रिजर्व जो है वो $16 बिलियन के बचे हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि जितना हमें रिपेमेंट करना है इतना ही हमारा नया कर्ज आएगा, तो अब इसका मतलब है अगला साल हम $16 बिलियन पे शुरू करें, 16 मिलियन के आसपास पे शुरू करेंगे। तो अगर 16 बिलियन डॉलर है और अगला 23 का डेफिसिट भी अगर हम 16 पे चलाते हैं तो हम बाय द एंड ऑफ 23 जीरो पर चले जाएंगे। तो हमें अपना किसी भी हाल में एक्सपोर्ट का बढ़ना पाकिस्तान में और किसी भी मुल्क में एक साल में मुमकिन नहीं होता। तो हमारे पास जो चीज सही करने वाली है वो है हमारा इंपोर्ट का बिल, और हम इंपोर्ट का बिल पाकिस्तान में कम नहीं कर पा रहे। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि हमें शायद इंपोर्ट लाइसेंस रजीम लाना पड़े। इंपोर्ट लाइसेंस रजीम का मतलब ये होता है श्याम साहब कि कोई भी इंपोर्ट अलाउ नहीं होगी किसी क्वांटिटी में अनलेस के उसका कोटा या उसकी जो अप्रूवल है वो गवर्नमेंट करे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त शायद हमें मजबूरी में इंपोर्ट लाइसेंस रजीम लाना पड़े और यही पाकिस्तान का इस वक्त हल है, क्योंकि हम इंपोर्ट का बिल नहीं पूरा कर सकते। मगर इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब हम इंपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे और इसको स्क्वीज करेंगे तो पाकिस्तान की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, और ग्रोथ अफेक्ट होगी तो महंगाई बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हम एक स्पाइरल में चले गए हैं। मगर ये सख्त वक्त हमें देखना है और ये सख्त वक्त कम अज कम 3 से 4 साल रहेगा अगर हम सही रास्ते पे चले। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चले तो हमारा वही असर होगा। बुनियादी तौर पे शबर जैदी साहब जी ठीक है, बुनियादी तौर पे श्रीलंका ने, बुनियादी तौर पे अगर हम श्रीलंका के मॉडल को देखें, उनकी इकोनॉमी को देखें, तो कोलंबो में 23 फरवरी 2022 को, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि एक ऑयल करियर आया था कोलंबो पोर्ट पे और उस पर 40,000 टन पेट्रोल था, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा जी कि तेल के पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है, पेमेंट ही नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ से वापस चला गया। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे कुछ देर बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया कि हम अपने बैरूनी कर्जे भी अदा नहीं कर सकते। जो इंपोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है। ये कर्जा किस हद तक जो इस वक्त पाकिस्तान पर है, जिसके हवाले से पिछली गवर्नमेंट भी ये कहती थी, बल्कि उससे पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उनके ऊपर तनकीद करते थे कि इन्होंने कर्जा बहुत बढ़ा दिया, लेकिन अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई है तो कर्जा और भी ज्यादा बढ़ गया, 50,000 अरब रुपए पर है। ये किस हद तक थ्रेट है हमारे लिए? आपको लगता है इसको अगर कम करना है तो किस तरह से किया जा सकता है? श्रीलंका की तो ये हालत थी कि कर्जा वापस करने के लिए मजीद कर्जे लेता था, और किसी हद तक पाकिस्तान की भी ऐसी हालत लगती है। इमरान खान साहब ये कहते थे कि पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे उसका सूद अदा करने के लिए हमने कर्जे लिए। तो इस विशिष्ट सर्कल से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए बात यह है कि श्रीलंका, पाकिस्तान में जो पोजीशन है वो ये है कि हमने तकरीबन 30 साल से, जितने भी 30 से 35 साल से जितने भी कर्जे हम ले रहे हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग हम पिछले कर्जे को अदा करने के लिए ले रहे हैं। और मैं अब ये आपसे कर्जों को 2 हिस्सों में रखें। एक कर्जे होते हैं जो आवाम से हम रुपये में लेते हैं, उसको अलग रखें, वो हमारा अपना मसला है।
मसला होता है बैरूनी कर्जे का। बैरूनी कर्जे का जहां तक सवाल है वो पाकिस्तान तकरीबन 120 बिलियन डॉलर तक, 115 से 120 बिलियन डॉलर से ऊपर का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। और ये बात हकीकत है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कर्जा जो अदा किया है वो ज्यादा है और कर्जा जो लिया है वो कम है। ये उनकी क्रेडिट है, वो हमें मानना पड़ेगा। मगर अब सवाल ये है कि जो डॉलर में उन्होंने रिपेमेंट की है वो ज्यादा है। जो हमारा मसला आने वाला वो ये है कि जो हमारे कर्जे हैं आउटस्टैंडिंग, उसकी जो पेमेंट आ रही है वो 2023 में 35 बिलियन की आ रही है और 24 में जाके वो 45 बिलियन की आ रही है। तो हमें बहुत सीरियस अगर रोल ओवर नहीं मिलता है तो पाकिस्तान भी तकरीबन उस जगह पे चला जाएगा जहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो एहतिशाम साहब हमें दो काम करने पड़ेंगे। जिस तरह मैंने कहा ना, पहले तो हमें ये एग्री करना पड़ेगा कि हम मजीद अपना करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं करें, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि हम 16 बिलियन का डेफिसिट कर रहे हैं। हम वो बेवकूफ कौम है जिसने 11,000 बड़ी साइज की गाड़ियां इंपोर्ट की हैं पिछले साल। वो क्यों की हैं आप वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि उन्हें 11,000 बड़े साइज की गाड़ियां क्यों इंपोर्ट की है। ये गवर्नमेंट ही बताएगी कि हमने उम्रा, ज़ियारतें और ये ट्रैवल फ्री किया हुआ है, इसमें डॉलर खर्च होता है। ये हमने अपने चादर देख के पैर नहीं फैलाए हैं। तो हम ये सब चीजें अब हमें देखना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो दूसरा, पहला बात हो गई कि हम अपना करंट अकाउंट को बैलेंस करें, जो कि हमें किसी भी हाल में, देखिए जब इमरान खान साहब आए थे तो 20-21 में हमने उसको बैलेंस कर दिया था और हमारा 19-20 जो था वो तकरीबन करंट अकाउंट जीरो पर आ गया था। मगर 21-22 और 22 जो चल रहा है, इस साल में हमारा करंट अकाउंट तकरीबन 16 बिलियन का डेफिसिट आएगा। अगर 16 बिलियन का डेफिसिट आता है तो हमारे रिजर्व तकरीबन ड्रेन आउट हो गए हाफ के लेवल तक। अगर यही पोजीशन भी 23 में भी रहती है तो हम जीरो पे चले जाएंगे। तो ये हमें नहीं करना। दूसरा, हमें हर हाल में रोल ओवर चाहिएगा और रोल ओवर जो हमारा आएगा वो हमें चाइना से, सऊदी अरब से और जो हमारे जिन्होंने जिसे बोरो किया है वो हमें रोल ओवर देंगे। तो पाकिस्तान को करंट अकाउंट में शदीद मुश्किलात का सामना है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसमें पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और कोई आदमी इन फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं देख रहा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। 2023 और 24 पाकिस्तान के लिए निहायत खतरनाक साल है। शबर साहब, पहली जो एक मुमासलत हम देख रहे थे वो कर्जों के हवाले से, श्रीलंका के ऊपर भी कर्जों का, बैरूनी कर्जों का हुजूम बहुत ज़्यादा था, पाकिस्तान के ऊपर भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस हद तक नहीं है जिस तरह से श्रीलंका में था। उनकी GDP का 119% कर्जा था। बरामदात श्रीलंका में भी कम थी और दरामदात, आप कह रहे हैं हमारा भी ये मसला है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा मसला है। बैरूनी सरमायाकारी श्रीलंका का एक मसला था, बैरूनी सरमायाकारी हमारा भी यहाँ पर एक मसला है और उसमें कमी आई है। पिछले साल में 2% के करीब उसमें कमी आई है और जो माली खसारा है वो 3,165 अरब रुपए है पाकिस्तान का। तो क्या अब हुकूमत ये जितनी बातें आपने की हैं इसके अलावा क्या कर सकती है? कोई सब्सिडी कम करनी पड़ेगी जिसका बोझ दोबारा अवाम पर पड़ेगा, या फिर गैर मुल्की सरमायाकारी को किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं? देखिए श्याम साहब, आदमी को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो ख्वाबों में रहते हो करे। देखिए, इन्वेस्टर जो आता है पाकिस्तान में, अगर छोटा मोटा स्टॉक से इन्वेस्टर आ जाए तो आ जाए। जो इन्वेस्टर आता है वो आता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो 20 से 30 साल 25 साल देख रहा होता है। हमारे दो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक तो हमारा वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दूसरा जो हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया है सोसाइटी में। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ सियासी पार्टियां हैं। जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं, हम कोर्टों को जिस तरह डील कर रहे हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में चला है, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो आप समझें कि जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो इन्वेस्टर समझ ले 10 साल के लिए आपसे दूर हट गया। कहने की बातें अलग होती हैं मगर वो दूर हट गया। सीपैक आपके लिए कोई जगह थी? आप मुझे ये समझा दें कि कराची के वाक़े के बाद क्या सीपैक का आप वो मोमेंटम बना सकेंगे जो आप पहले बनाया था? ठीक है, वो वाकया किसी ने कराया हो, जिसने भी करा हो, क्या हुआ हो, मगर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये कह रहा हूं कि कुछ तो करना है ना। मतलब कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन हम बड़े बुरे हालात में से बाहर निकले हैं। तो अब जो सिचुएशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत तो बहुत ज्यादा बेहतर है और हमें इसको मजीद बेहतर करना है। तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने की जरूरत है। बेहतर है। कोई किस बुनियाद पे कह रहे हैं? कोई नहीं बेहतर नहीं है। देखिए, हमें
मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, शबर साहब सुन तो लेना, मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि पुराने जो अदवारे हुकूमत थे, आज से कुछ साल पहले जब ज़रब अज़ब लॉन्च हो रहा था या रद्दुल फसाद लॉन्च हो रहा था, उस वक्त तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे ना। हर रोज़ हमें कोई ना कोई खबर दहशत गर्दी की कार्रवाई की मिलती थी। अल्लाह का शुक्र है अब तो वैसे नहीं है, अब चीदा चीदा कोई वाकयात होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए और उसका भी अहाता किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना चाहिए। लेकिन जी देखिए मेरी बात सुने, मुझे आप ये बता दें हम किस बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? ये नहीं है बात, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नहीं है, ये हम मुल्क के लिए को अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, कमिंग बैक के अब करना क्या है? करना ये है जनाब कि आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल जो है हमारा सबसे बड़ा आइटम है जो हमारा इंपोर्ट को खा जाता है। पेट्रोल में हम प्राइस के बारे में खेल रहे हैं कि प्राइस बढ़ानी या नहीं बढ़ानी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सेकंड। शबर साहब, आपने वजीरिस्तान का जिक्र किया, हालात बहुत बेहतर है जैसा कि मैंने कहा। वजीरिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, दहशत गर्दों का वहां से सफाया हो चुका है। कुछ उनके सहूलतकार या स्लीपर सेल्स वगैरह वो कभी कभी कोई कार्रवाई होती है उसको भी निपटा जाता है, अपनी जगह पर है। लेकिन आपने कहा कि वहां पर एक कार्रवाई होती है, कराची में चलें एक कार्रवाई हुई है, बलूचिस्तान में कोई एक कार्रवाई होती है तो उसका इंटरनेशनल लेवल पे असर जाता है और बैनुल अक़वामी सरमायादार जो है या सरमायाकार जो है वो फिर उनकी हौसला शिकनी होती है। अब हम इसी को कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान के साथ। सर वहां पे भी तो ये प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा कार्रवाइयां इस तरह की तशद्दुद की होती हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ होती हैं, फायरिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकॉनमी ने अगर वो बेहतरी की तरफ गई थी तो उन्होंने क्या ऐसा किया था जो हमारी हुकूमत नहीं कर रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हिंदुस्तान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर हिंदुस्तान का भरोसा नहीं है, बल्कि अमेरिका का भरोसा हिंदुस्तान के ऊपर है। अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी अगर अमेरिका की इंडस्ट्री फेल हो जाएगी अगर इंडियन आईटी का बंदा अवेलेबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आके अगली स्टोरी पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं उस अफसोसनाक वाक़े की जो कि मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के करीब जो हुल्लड़बाजी हुई और सियासी नारे लगे और चोर चोर की आवाज़ें कसी गईं जब पाकिस्तानी हुकूमत का वफ्द वहाँ पर था। शाहज़ैन बुगटी और मरियम औरंगज़ेब जो थे वो वहाँ पर जा रहे थे। इस वफ्द के जाने से पहले शेख रशीद साहब ने 28 अप्रैल 2022 को जरा सुने। मक्का मदीना जो है वहां जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। ये जो शेख साहब कह रहे थे कि कल देखें मक्का मदीने वाले लोग इनके साथ, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसके हवाले से बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, जो कि अब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, कि बाकायदा तौर पे इंसाइट किया गया था और ये प्लान्ड था और ये अचानक वाक़या नहीं हुआ। प्लान्ड था या अचानक हुआ वो एक अलहदा बहस है, उसके ऊपर तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा वाकई में प्लान था या अचानक हुआ। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और हर मुसलमान का दिल दुखा। और फिर से सवाल उठे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो हर जगह पर हो सकती है, वो पार्लियामेंट में हो सकती है, वो मीडिया पे हो सकती है, वो टॉक शोज़ में हो सकती है, वो जलसों में हो सकती है, वो कॉर्नर मीटिंग्स में हो सकती है, वो निजी महफिलों में हो सकती है। लेकिन क्या सियासत का मस्जिद नबवी में या मदीना शरीफ में होना ज़रूरी है? वो जगह जो कि बहुत एहतराम के काबिल है और वहाँ पर आप एक एहतराम के साथ और एक जज्बे के साथ जाते हैं और जज्बे से सरशार होते हैं और अपनी नजरें भी झुका कर रखते हैं अदब में, एहतराम में, मोहब्बत में, अकीदत में। वहां पर लोग इस हद तक अगर सियासी माइंडसेट के साथ जाएंगे कि वो हुल्लड़बाजी करेंगे या सियासी नारे लगाएंगे तो उससे उस जगह का जो तकद्दुस है वो पामाल होता है। तो इसके ऊपर हर मुसलमान का दिल दुखा था। इमरान जब सवाल हुआ इस वाक़े के हवाले से तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ने मजम्मत की इस वाक़े की और फिर उसका जवाब पेश किया और दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप किसी वाक़े की मजम्मत करते हैं तो फिर आप उसका जवाब तो पेश नहीं करते हैं और अगर जवाब पेश करते हैं तो मजम्मत फिर उस तरह से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये तरीक़ाकार सवाल ये उठता है कि क्या दुरुस्त है, क्योंकि ये इसका इट इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स से हट के है, आगे निकल के बात है। और
मुकामात मुकद्दसा जो है वहाँ पर क्या सियासत होनी चाहिए, या फिर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए कि मेरे सियासी मुखालफिन जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे वो किसी क्रिकेट मैच पर ही जाएंगे या फिर वो कहीं और जाएंगे, तो इन लोगों के साथ यही हाल होगा, यही लोग इसी तरह से लोग इनको ट्रीट करेंगे। जब एक लीडर इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर बात है उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उस हवाले से फिर एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इमरान खान साहब ने एक तरफ मजम्मत करते हुए इस वाक़े का जवाब पेश किया, उसके बाद शेख रशीद साहब ने दोबारा इस वाक़े क्या कहा, सुन लीजिए। रोजा रसूल पर जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी शक्ल से लोगों को नफरत है। अब इन पांचों शक्लों की जब ये लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, जहां जाएंगे, अगर इनको गंदे अंडे ना पड़े, अगर इनको टमाटर ना पड़े, तो आप मुझे पकड़ लें। यानी कि अभी भी शेख रशीद साहब तकरीबन वही बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि लंदन जाएंगे, जद्दा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इनको गंदे अंडे पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे, और वो वाकया जो है उसके हवाले से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की कि लोगों को नफरत है, इस वजह से इनके साथ ये हुआ। इसी तरह फयाजुल हसन चौहान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वाकये के हवाले से क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब आवाम के टैक्सों के पैसे से अपना वफद लेकर मस्जिद नबवी पहुंचे तो वहाँ पर मौजूद सैकड़ों और हज़ारों पाकिस्तानियों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप खाना काबा की और मस्जिद नबवी की तारीख उठा के देख लें, मस्जिद नबवी में भी और खाना काबा में भी लोगों ने मोहब्बत और नफरत दोनों का इजहार सैकड़ों दफ़ा आपको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। अब इस पे मैं कोई कमेंट फिलहाल करना नहीं चाहता, लेकिन शेख रशीद साहब के भतीजे जो हैं वो मस्जिद नबवी में ही मौजूद थे और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो और उसको पोस्ट किया, अपलोड किया। उस वीडियो में वो क्या सुन लें। फिलहाल मैं इसके बारे में भी कमेंट नहीं करना चाहता। आप खुद से जज करें कि ये जो कुछ कह रहे थे वो किस हद तक दुरुस्त है और क्या ये रवैया दुरुस्त है, और अगर हम इस तरह के रवैये पर आ जाते हैं तो क्या हम एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सियासी नज़रियात और इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम टॉलरेंस और अदम बर्दाश्त की तरफ, इनटॉलरेंस और अदम बर्दाश्त की तरफ चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और फिर ट्वीट्स का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शीरी मिजारी अपने ट्वीट्स में तकरीबन सब ने इस वाक़े को जस्टिफाई करने की कोशिश की और यही कहा कि क्योंकि लोगों को इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा इनके साथ ये हुआ, ये जहाँ पर भी जाएंगे इनके साथ यही होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी सियासत, ये जहाँ पर ये वाक़या हुआ है वहाँ पर जिस जज्बे के साथ एक मुसलमान को जाना चाहिए, क्या आपकी सियासत उस जज्बे से ज़्यादा अहम है? क्या सियासत वहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए? क्या सियासी एक्टिविटी वहाँ पर होनी चाहिए? क्या सियासी नारे वहाँ पर लगने चाहिए? क्या रोज़ा रसूल का जो तकद्दुस है, एहतराम है, अकीदत है, खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई कमी वाक़या होनी चाहिए? हरगिज़ वाक़या नहीं होनी चाहिए। और अगर ज़रा सा शायबा भी हो कि किसी एक्टिविटी से खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत हो सकती है तो उससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सब मुसलमान हैं और हमारे सियासी इख्तलाफात की वजह से हम इस नहज को पहुँच गए हैं कि हम इस तरह के वाक़े के हवाले से जवाब पेश कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर किस मुंह से हम उम्मत मुस्लिमा के तौर पे उस जगह पर उस हवाले से उंगली उठाएं जो मस्जिद अक्सा में हुआ है। जुमे के रोज़ वहाँ पर 42 लोगों को ज़ख्मी किया गया, 2 हफ्ते में 300 लोगों को ज़ख्मी किया गया, रबड़ की गोलियाँ वहाँ पे इसराइली फ़ौज ने चलाई हैं। तो ये उम्मत मुस्लिमा का अगर ख़ुद से आपस में ये हाल होगा, इतना इख्तलाफ होगा, इतनी नाचाकी होगी, इतनी हम एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होंगे, एक दूसरों को इबादत गाहों में बर्दाश्त करने के रवादार नहीं होंगे, तो हमारी कुछ भाइयों के साथ अगर मस्जिद अक्सा में वो होगा जो हुआ तो हम उनकी मदद भी कैसे करेंगे? फिर ये एक सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।